हेलो नमस्कार, वेलकम गाइस, वेलकम टू द रेड हॉट पॉडकास्ट। और आज हम आपसे बात करेंगे यूरोप की कुछ अपडेट्स को लेके। यूरोप में कहाँ क्या चल रहा है। आपने सुना ही होगा, एक टर्म निकल के आई है कतर गेट। कतर गेट के बारे में बात करेंगे, और भी यूरोप के जो देश हैं उनमें क्या क्या चल रहा है थोड़ा बताएंगे, ब्रीफ में लेके चलेंगे। अभी जैसे मैंने बताया कतर गेट एक टर्म निकल के आई अभी कुछ दिनों पहले। एक वहाँ की सेंसेशन उभर के आई है, इवा काइली। यूरोपियन पार्लियामेंट की मेंबर हैं, ग्रीक से बिलोंग करती हैं। पहले एक टीवी प्रेजेंटर होती थी, जो एंकर जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं, न्यूज़ एंकर। अभी जो है वहाँ एक कोई छोटी सी पार्टी है, उसकी मेंबर हैं। और वहाँ पे क्या है, यूरोप में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूरोप में जो 27 कंट्रीज है, सभी देशों से एक यूरोपियन जो पार्लियामेंट है उसके मेंबर चुन के आते हैं। तो वो भी एक मेंबर थी। और जो फॉरेन पॉलिसी होती है यूरोप की उन सारे देशों के लिए, वो यूरोपियन पार्लियामेंट होती है, उसमें बैठे हुए मेंबर डिसाइड करते हैं कि यूरोप की फॉरेन पॉलिसी क्या रहेगी, किस देश से कैसा, मतलब जैसे रिफ्यूजी को लेके या जो भी फॉरेन पॉलिसी में जो जो मसले आते हैं उनके, वो सब वो डिसाइड करते हैं। अभी क्या हुआ रिसेंटली, जो ये इवा काइली है, इनके वहाँ पे घर पे कह लो या इनके प्रीमाइसिस पे या इनसे जो बिलोंग करते हैं एड्रेस, उस पे बेल्जियम पुलिस को करीब करीब 6.5 लाख यूरो कैश मिला है उनके एक होटल से, जहाँ पे उनके फादर स्टे कर रहे थे या कुछ। मतलब बेल्जियम पुलिस को पूरी मतलब पीछे पड़ी हुई थी इनके, कि पता था उनको, वो ट्रेस कर रहे थे उसको। लेकिन वो जो मेंबर रहते हैं उनको एक इम्यूनिटी रहती है कि पुलिस उनको पकड़ नहीं सकती या जो भी है। तो जैसे ही उन्होंने अपने फादर को बुलाया कॉल करके कि आ जाओ और ये कैश ठिकाने लगा दो, तो पुलिस ने उसको एक तरह से पकड़ लिया, उनके फादर को। और एक यानी कि करीब करीब 16 जगह पे तो बेल्जियम में और इटली में भी एक साथ सर्च ऑपरेशन किए गए। और इसमें और भी 3-4 लोग बताए जा रहे हैं, उनके एक पार्टनर या बॉयफ्रेंड जो भी हैं, फ्रांसिस्को जियोर्जी, जो इटली से बिलोंग करते हैं। बाद में वो भी इसमें उनका भी नाम आया है, और उन्होंने बोल रहे हैं कि सारा जो भी जुर्म अपने सिर पे ले लिया है अपना प्यार जताने के लिए, या जो भी कहें। तो यूरोप जैसे कि बाकी के वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स का एक बैशन बना हुआ था। यूरोप ने हर किसी को, यूरोप या कलेक्टिव वेस्ट भी बोल सकते हैं, हर किसी को संदेश देता था कि वहाँ पे ये है, इंडिया में ये है, एशिया में ये है, उस कंट्री में इतना करप्शन है। अभी आम लोगों की डोमेन में ये बात आ रही है कि ये देखिए वो, और जो ये पूरा मामला है लॉबिंग से रिलेटेड है। वो आई थिंक शुरू में दबी जबान में उन्होंने बताया नहीं यूरोप ने कि भाई किसके लिए क्या क्यों था ये कैश, लेकिन बाद में जो इतनी बड़ी रेड होती है तो पता चल ही जाता है। तो बोलते हैं कि वो जो थी लेडी, वो कतर के लिए लॉबिंग कर रही थी। और अभी जो यूरोपियन पार्लियामेंट में उसकी वाइस प्रेसिडेंट भी थी। अब एक और फनी थिंग ये है कि उस पार्लियामेंट में 14 वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, और उनमें से ये एक थी मोहतरमा। तो जो करप्शन को लेके यूरोप का जो स्टांस है दूसरे देशों के प्रति, वर्ल्ड के प्रति, और अभी इनकी जो खुद की चीज़ें उजागर हो रही है उसके प्रति, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, ये फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले कतर में गई थी। वहाँ इन्होंने बहुत ऐसी स्टेटमेंट दी, कतर में अब लेबर लॉज और ह्यूमन राइट्स का कोई मसला नहीं रह गया है, अब यूरोप को कोई राइट नहीं है और देशों को मॉरल लेक्चर देने का, और कतर लेबर लॉ में अब लीडर बन गया है। और फिर इसने यूरोपियन पार्लियामेंट में आके स्पीच दी, आई थिंक 22 नवंबर को या समथिंग इसने स्पीच दी। इसने कहा कि अब ये कंक्रीट प्रूफ है कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के बेसिस पे एक कतर जैसा कंट्री प्रोग्रेस कर रहा है और दूसरे अरब नेशंस के लिए इंस्पिरेशन बन रहा है। सो उनके सबके कान खड़े हो गए कि भाई इसको तो ज़्यादा पैसे मिले हैं, वी शुड इन्वेस्टिगेट हर। ये तो बिल्कुल मतलब शुगर कोट कर ही नहीं रही, डायरेक्ट ही झूठ बोल रही है कि हमारा तो पूरा एजेंडा ख़राब कर रही है ये, कि हम तो इतने दिन से ये कह रहे थे कतर में ये हो रहा है, कतर में वो हो रहा है, हमें उसके वर्ल्ड कप के एजेंडा को फेल करवाना था और कतर की बेइज्जती करनी थी। अगर कतर फीफा वर्ल्ड कप से अपने पूरे इसको वाइट वॉश कर लेगा तो फिर उसकी एक
अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, लोग खुश हो जाएंगे। कतर में तो वर्ल्ड कप हुआ था और इन सब को, लेबर लॉज को, लेबर राइट्स को और इनको भूल जाएंगे। सो इसके लिए इन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक्शन लिया है इसके खिलाफ और कहा भी इसको करो। लॉबिंग तो सब करते हैं वहाँ पे, चोर तो सब हैं वहाँ पे। लॉबिंग का जो कंसेप्ट है ना वहाँ पे अलग है। और जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं कि भाई किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या डिस्क्लोज करना है, वो बहुत ज़्यादा लैक्स है। किसी पे फाइन इम्पोज नहीं किया जाता, एसेट डिक्लेयर नहीं करते वो कभी भी अपने, और जो थर्ड कंट्रीज़ के साथ उनके कॉन्टैक्ट है उनको कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते। जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं उसकी फंडिंग किसने करी ये डिस्क्लोजर नहीं होता। और एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी बना हुआ था यूरोपियन पार्लियामेंट में, जैसा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और ये बता रहे हैं कि वहाँ पे जो ये ब्यूरोक्रेटिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इन्होंने ये सोच रखा था कि हमसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, हमारे ऊपर कोई लॉ नहीं लगता, हम सिर्फ औरों पे राज करते हैं। ये थिंकिंग बनी हुई थी। तो इसको चैलेंज किया जा रहा है और ईवा काइली बहुत लोगों पे आरोप लगा रही हैं, एक्यूज़ कर रही हैं बहुत लोगों को, यहाँ तक कि जोसेफ बोरेल को भी एक्यूज़ कर रही हैं वो कि ही इज़ द मेन एक्यूज्ड इन दिस। सो एक कलरफुल ये चीज़ें निकल के आई हैं और इसको जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो उसको बहुत दबाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं करप्शन की ना एक इनकी हाइपोक्रेसी बताता हूँ। अपना हाउस बर्न कर रहा है, अपने हाउस में करप्शन पूरा है और ये हंगरी की फंडिंग रोक के बैठे हैं। 7.5 बिलियन यूरोज हंगरी के रोक के बैठे हैं कि उनकी डेमोक्रेसी में करप्शन है। वो लोग ऐसे हैं कि वो सही लीडर को चूज़ नहीं कर पा रहे, वो इलेक्शन उनके फ्रॉड हैं, गलत आदमी को चूज़ कर लेते हैं। विक्टर ऑर्बान जो हंगरी के प्रेसिडेंट हैं कि ये तो करप्ट हैं, फुली करप्ट हैं और एक तरह से LGBT राइट्स नहीं देते, अपने देश में माइग्रेंट नहीं लेते। तो वो इस पे हंगरी पे इसलिए एक तरह से उनकी फंडिंग रोक रखी थी इन्होंने कि जिस तरीके से हम चाहते हैं ना, हंगरी या विक्टर ऑर्बान अपने कंट्री को उस तरह से रैक नहीं कर रहे, उस तरह से अपने कंट्री को गर्त में नहीं लेके जा रहे। दैट्स वाई वी विल स्टॉप देयर फंडिंग। ये हाइपोक्रेसी है यूरोप की। इसमें आई थिंक अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मोरक्को का भी नाम सामने आ रहा है। जो पोलैंड में उनके एम्बेसडर थे मोरक्को के, उसके थ्रू वो जो जॉर्जी बता रहे हैं कि उन्होंने उनको ब्राइब किया और ये सब। तो देखते हैं जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जाएगी। बट पहले ही बता सकते हैं हम, ये अनुमान आप भी लगा सकते हैं कि जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर या जो भी खबरें निकल के आएगी इन दी एंड, वो जो इन्वेस्टिगेशन का जो गोल मटोल बना के और छुपा के जो चीज़ें निकल के आएंगी वो असली जड़ तक आपको कभी नहीं पहुंचाएंगी, क्या था क्या नहीं था। इवन कतर ने इनको यहाँ तक धमकी दी है, भाई तुम्हें गैस चाहिए नहीं चाहिए, रशिया से तुमने लेनी बंद कर दी है, हम भी तुम्हारी गैस बंद कर दें क्या। कतर ने यहाँ तक धमकी दी है इनको कि ज़्यादा आप छेद में बड़ा मत करो छेद को, अदरवाइज गैस बंद कर देंगे तुम्हारी हम। वो संकेत आई थिंक ईवा काइली ने अपनी जो स्पीच मेंशन की ना अपने, उसी में बोल दिया था कि यहाँ पे पार्लियामेंट में भी बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं कि बोलते हैं नहीं नहीं वहाँ पे ह्यूमन राइट क्राइसिस है कतर में और कतर की गैस यूज करते हैं, ये तो हाइपोक्रेसी है उनकी। तो ये तो पहले ही पता था कि ऐसा होने वाला है। तो ठीक है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी आगे बढ़ती जाएगी, जो भी न्यूज़ निकल के आएगी हम आपको अपडेट करेंगे बाद में। अभी चलते हैं जेलेंस्की जो कि एक फेमस सुपर हीरो हैं, कॉमेडियन सुपर हीरो, यूरोप के एक सुपर हीरो निकल के आए हैं, एक्चुअल सुपर हीरो, फिल्मों वाले नहीं, वर्ल्ड वॉर वाले। तो वो उन्होंने क्या प्रपोजल भेजा फीफा अथॉरिटीज़ को कि मैं अपना एक शांति संदेश, पीस मैसेज देना चाहता हूँ। फाइनल जो था फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में संडे को, कि मैं जो ऑडियंस है या वर्ल्ड को एक मैसेज देना चाहता हूँ शांति का, जो कि उन्होंने सिरे से नकार दिया। उसके पीछे क्या रीज़न रहे थे क्या नहीं, वो फीफा अथॉरिटीज़ आई थिंक मोस्टली कंट्रोल्ड बाय यूरोपियंस, वहीं जो उसके चीफ वगैरह हैं यूरोप से ही चुन के आते हैं मोस्टली। तो ये समझ नहीं आया कि यूरोप ने क्या साथ नहीं दिया जेलेंस्की का। जेलेंस्की तो इनके फेवरेट फिगर थे एक तरह से। क्या हुआ है कि फीफा ने जेलेंस्की को कहा भाई ये चूर्ण तू हर जगह मत बेच, अब ये तेरा चूर्ण नहीं बिक रहा। ये वो बात होगी कि भाई देखो जेलेंस्की हर घर में ये कहता घूम रहा है मेरा घर जल रहा है, मेरा घर जल रहा है, मेरा घर जल रहा है। तो लोग ये कह रहे पानी डालना भाई, या हमें क्यों बता रहा है बार बार आके। सो फीफा ने ये कहा उनको कि भाई 2 घंटे के लिए लोग फुटबॉल देखने आते हैं, तू यहाँ पे अपना रोना मत रो आके।
तो इनको एक तरह से जेलेंस्की को लगा मैं तो सुपर हीरो हूँ और मैं तो इतनी देशों की पार्लियामेंट में बोल चुका हूँ, फीफा तो मेरे सामने है क्या, इनकी हिम्मत कैसे होगी जेलेंस्की को मना करने की, इनको पता नहीं क्या जेलेंस्की सुपर हीरो है। तो एक रूड शॉक लग गया जेलेंस्की को अब। और जेलेंस्की ये कह रहा है कि नहीं नहीं, ह्यूमन राइट्स की तुम्हें फिक्र ही नहीं है, यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, तुम देख नहीं रहे हो हमारी तरफ। आई थिंक कि वो ये कह रहा था कि कोई भी जीते लेकिन फीफा हैज लॉस्ट। तो यूक्रेन तो लड़ाई जीत रहा है, इनको ये नहीं, जेलेंस्की को ये नहीं पता क्या कि यूक्रेन तो स्टार्टिंग से ही जीत रहा है, रशिया की मिसाइल खत्म हो चुकी हैं, और ये पता नहीं कैसी बातें कर जाता है, अपना प्रोपेगेंडा भूल जाता है कई बार जेलेंस्की। वो आई थिंक इस बात से ज़्यादा दुखी थे कि उन्होंने इतनी मेहनत करके वो वीडियो स्पीच तैयार की थी, उसकी बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पे वो डाल दिया था वीडियो, और उसमें एनालॉजी बनाई हुई है, नहीं नहीं रेड कार्ड नहीं होना चाहिए, रेड कार्ड जो होता है फुटबॉल के मैच में, ऐसे ही जो रेड बटन है उस पर हाथ नहीं होना चाहिए। तो गेम से रिलेटेड एनालॉजी इतनी मेहनत करके बनाई थी और वो प्ले नहीं करने दी स्पीच उसको, तो बुरा लगता है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल ही जे एक्टर, उसने कांस फिल्म फेस्टिवल में, G20 में और कहाँ कहाँ नहीं परफॉर्म किया जाके, ऐसे मैसेज हर जगह जाके दे रहा है वो जो ज्यूरी होती है वहाँ पे जो अवार्ड वगैरह देती है ना ग्रैमी में या इसमें, वो भी बेचारे सोच रहे हैं कि इससे अच्छा एक्टर हमने तो नहीं आज तक देखा, मन तो इसी को कर रहा है अवार्ड दे दें, बट वो बेचारे बैठ जाते हैं कि चलो ठीक है ये भी ज़रूरी है। फीफा की इतनी हिम्मत तो है नहीं वहाँ पे, जो बेचारे प्लेयर्स थे वो एक LGBT को या आर्म्स बैंड ही पहन रहे थे ना, उनको भी कतर ने धमकी दे दी थी कि यहाँ आए तो निकल जाना, आपको रेड कार्ड दे दिया जाएगा, आगे मैच नहीं खेल सकते। और जो लेडीज वगैरह जो देखने जाती है उनको वो स्कर्ट्स वगैरह अलाउड नहीं है, तो देखा ही आपने जैसे कुछ स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड थे, तो वो कैसे सपोर्ट कर सकते थे इनको वहाँ पे। तो जो दीपिका जी थी एक प्रमुख जो थी अदाकारा, उनके बेशरम रंग को भी ढक दिया गया था वो भी फुल मतलब ऊपर से नीचे तक कवर्ड थी ना, 2-3 बार तो जैसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट और उनकी अथॉरिटीज जो है वो बार बार शुरू से लेके अब तक 24 जनवरी 2022 से लेके अब तक इंडिया का स्टांस वैसे तो न्यूट्रल ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने रशिया को कोई आर्म सप्लाई या ऐसा कुछ नहीं दिया है, लेकिन रशिया बीइंग ए मीन्स फ्रेंडली अलाई कह सकते हो आप इंडिया का, तो उन्होंने एक तरह से मोरल सपोर्ट दिया है रशिया को ज़्यादा से ज़्यादा, आप ये बोल सकते हैं। और यूक्रेन हमेशा से यही बोलता है कि जो इंडिया है वो जो सस्ता तेल मिल रहा है रशिया से, वो हमारे सोल्जर्स का खून है, या हमारे जो यूक्रेन के पीपल हैं उनकी लाश के ऊपर से ये खून ले रहा है, तेल ले रहा है। तो अभी भी रिसेंटली उनके फॉरेन मिनिस्टर, यूक्रेन के शायद फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने फिर से बोला है कि इंडिया का जो ये सस्ता तेल है ये अच्छी बात नहीं है, इस टाइप से कुछ। तो ऐसा बोलने की क्या जरूरत पड़ गई, वो तो शुरू से ये बोल रहे थे कि हम तो जीत रहे हैं, यूक्रेन इज विनिंग। ये यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि यू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ चीप रशियन ऑयल बिकॉज समवन इज डाइंग इन यूक्रेन। कितने लोग मरे हैं यूक्रेन में, हमने तो एक भी नहीं देखा, कोई फिगर ही सामने नहीं आई है। हमें तो लगा था यूक्रेन तो लड़ाई जीत रहा है, रशिया की मिसाइल ख़त्म हो गई है, रशिया में विद्रोह होने वाला है, पुतिन जाने वाला है, लोग पुतिन को मारना चाहते हैं। तो ये पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर, इनको मेमो नहीं मिला क्या कि यूक्रेन तो लड़ाई जीत चुका है ऑलरेडी, 10 महीने से जीत रहा है। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, जयशंकर जी ने, इनको सही रिप्लाई दिया कि हम रशियन तेल खरीदने नहीं जाते, हम तेल खरीदने जाते हैं, हम अपनी कंपनियों को ये नहीं कहते कि तुम्हें रशियन तेल खरीदना है, कि तेल में तुम्हें रशियन चीज़ें ढूंढनी है, कि कुछ उसमें रशियन मिले तो ले लेना, अदरवाइज मत लेना। हम अपनी कंपनीज़ को ये कहते हैं कि जो इंडियन लोगों के लिए बेस्ट डील है वो लेना है आपको। अगर हम यूक्रेन की पार्लियामेंट नहीं है, हम बैठती हमारे यहाँ पे, यूक्रेन की फॉरेन पॉलिसी हम नहीं चलाते, हम डिसाइड नहीं करते कब यूक्रेन वॉर करेगा और कब यूक्रेन वॉर बंद करेगा। यूक्रेन चाहे वॉर आज बंद कर दे या 10 साल पहले बंद कर देता या वॉर करता ही ना, हमें उससे क्या मतलब है। तुम्हारे पास पार्लियामेंट नहीं है क्या, तुम्हारे पास प्रेसिडेंट नहीं है क्या, अपने डिसीजन खुद लो। हमारे आगे ऐसे चींचू क्यों कर रहे हो। हम तेल लेते हैं, लेंगे तेल, हम रशिया से लें, चाहे हम पाकिस्तान से लें, किसी से भी लें तेल, हम जो तेल बेचेगा हम लेंगे उससे। तुम तेल बेचते होते, तुमसे तेल ले लेते हम। हमें कोई पाकिस्तान की तरह ये थोड़ी है कि ये टमाटर शिया है हम नहीं लेंगे इसको, हमें तो तेल लेना है, कोई भी देता हो चाहे।
और वो जानकर के लिए बता दें कि वो अब तक ले ही रहे थे यूरोप के मोस्टली कंट्रीज, अब भी ले रहे अब हैं। भी 5 जनवरी तक आई थिंक कुछ उनका है, या 5 दिसंबर से वो घुमा फिरा के महंगा हाँ, ले रहे हैं वो। महंगा ले रहे हैं थोड़ा। सैंक्शन जो है अभी, जो सैंक्शन जो कैप लगाई है ना, उसका फुल्ली इफेक्टिव नहीं हुई थी अब तक ले रहे थे सभी कंट्री तेल। एक ये यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ये भी कह रहे थे कि यूक्रेनियंस आर लिविंग इन, कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हीटिंग नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया ने नष्ट कर दिया है मिसाइल मार मार के। तो भाई हमने तो सुना था कि ये 99% मिसाइल को गिरा देते हैं रशिया की मिसाइल्स को। इन्होंने यहाँ तक इतना इनका डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है यूक्रेन का कि अगर रशिया ने 16 मिसाइल छोड़ी है ना तो 17 मार गिराते हैं। इन्होंने क्लेम भी किया है ऐसा, और फिर रशिया ने उसको काउंटर भी किया कि इतनी तो हमने छोड़ी नहीं मिसाइल, तुमने एक अपना क्या गिरा दिया, ये तो चेक करो एटलीस्ट। तो ये ऐसा है, हमारे पास एक भूखी नंगी पॉपुलेशन है, हम फर्टिलाइज़र लेते हैं रशिया से, हमें उनको भूखा नहीं मारना, तेल हमें इतना नहीं बढ़ाना कि क्रूड ऑयल की या इसकी पेट्रोल डीजल की कीमत की हमारे यहाँ पे भूखमरी आ जाए। तुम्हारी वॉर तुम्हें मुबारक, तुम लड़ो मरो, हमें कोई मतलब नहीं है, टू वुड्स अबाउट योर वॉर, आप कुछ भी करो अपने लिए। हम तेल लेते हैं, रशियन ऑयल नहीं लेते हम। तेल पे कहाँ लिखा होता है ये रशियन है? तेल तो तेल है। सही कहा आपने, तेल तो तेल है। तेल पे वैसे भी जो ओरिजिन होता है तेल का वो बाद में चेंज किया जाता है। मैंने सुना है जो एग्रीमेंट रहते हैं ना, जो शिप जहाँ से आता है वो बाद में चेंज कर दिया जाता है एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, अभी चलते हैं थोड़ा जर्मनी की तरफ। जर्मनी जो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब होता था यूरोप का, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लीडर होती थी एंजेला मार्कल, जिसको चांसलर बोलते हैं, हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है, वैसे वहाँ पे चांसलर बोलते हैं। तो जर्मनी की चांसलर थी एंजेला मार्कल। उन्होंने एक रिसेंटली इंटरव्यू दिया था वहाँ के किसी मीडिया हाउस को, और जैसे ही आज आप सर्च करोगे ना, वो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 15-20 दिन पहले की बात होगी। इंटरव्यू अब अवेलेबल नहीं है, इंटरव्यू कहीं भी आप पा ही नहीं, ढूंढते रह जाओगे, एक तरह से वो वाली बात है, कहीं नहीं मिलेगा आपको वो ये इंटरव्यू। एग्जाम्पल ऑफ फ्री प्रेस है। हाँ। फ्री प्रेस, फ्री मीडिया, फ्री वर्ड। तो उन्होंने लेकिन वो वीडियोज कुछ लोगों ने, वो मतलब बहुत से लोगों ने सुना भी है, वो रिकॉर्ड भी किया हुआ है। तो उसमें देखेंगे उन्होंने मेनली ये बोला है कि जब 2014 में यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, रशिया ने क्रीमिया को ओवरटेक कर लिया था, और तब वो जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट थे वो रशिया चले गए थे। कुछ महीने हुए थे उस टाइम पे ना, तो एक तरह से वो कन्फ्लिक्ट चलता रहा, और बाद में मिन्स्क का एग्रीमेंट हुआ था। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था। फ्रांस और जर्मनी ने इनको एक तरह से गारंटी दी थी, मीडिएट किया था, और इस मिन्स्क एग्रीमेंट को अप्लाई करने के लिए फ्रांस और जर्मनी रिस्पॉन्सिबल थे। मतलब उसकी जो टर्म्स है उसमें भी देखेंगे आप, तो उसमें लिखा था कि फ्रांस एंड जर्मनी जो है वो ऑब्जर्व करेंगे जो ये अकॉर्ड हुआ है, उन दोनों देशों के बीच में शांति बनी रहे, और कुछ डिस्प्यूट होता है या कुछ निकल के आता है तो दे विल मीडिएट, ये उसमें लिखा हुआ है एग्रीमेंट में। बट एंजेला मार्कल ने क्लियरली एक सिरे से बोल दिया कि ये जो था ना एग्रीमेंट कभी लागू ही नहीं हुआ। इसका मेन पर्पज जो था वो जो यूक्रेन है, यूक्रेन के लिए टाइम बाय करना था, क्योंकि उस टाइम पे यूक्रेन के पास इतने हथियार नहीं थे, इतनी मतलब इट वाज नॉट एज पावरफुल एज कम्पेयर टू रशिया, या एज इट इज़ नाउ, आज के टाइम पे जो रशिया है। तो उन्होंने एक तरह से उनको पता था, वेस्ट को ये पता था कि यूक्रेन में युद्ध होगा इन फ्यूचर, और करवाया जाएगा सही कह रहे हैं, युद्ध करवाया जाएगा, और उसके लिए इनको हथियार भारी मात्रा में या जो भी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी है यूएसए ने, इनको एक बेस क्रिएट करना था इनको एक्चुअली में। मतलब इस तरह से देख सकते हैं कि रशिया से यूक्रेन युद्ध करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, लेकिन वेस्ट इनको इतनी मदद नहीं कर रहा है कि फुल फ्लैश्ड प्रोटेक्शन हो और वो इनका यूक्रेन का डिफेंस कर सकें, चाहे वो इसको नाटो में इंक्लूड करना हो या अपने फोर्सेस ग्राउंड पे उतारना हो, या इनको इस लेवल की वेपनरी देना हो कि रशिया पे हैवी पेन इन्फ्लिक्ट कर सकें, ऐसा नहीं कर रहे हैं। दूसरा तरफ वो इसको इस हाल में भी नहीं छोड़ रहे हैं कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ के उसके कंक्लूजन पे आ सकें। बेसिकली वो उसे इतना हथियार दे रहे हैं कि ना तू जीतेगा ना तू हारेगा, तू लड़ता रहेगा, और इवेंचुअली धीरे धीरे लड़ते एक पॉइंट आएगा जब दोनों दुश्मनों में हैवी लॉस होगा। बड़ा वाला भले ही जीतेगा, लॉस उसको भी होगा, लेकिन जो छोटा वाला होगा इस हालत में आ जाएगा कि वो ना तो अपने टर्म्स पे सीज फायर करवा सकेगा,
न सर्वाइव कर सकेगा, और जो थर्ड पर्सन उसको सपोर्ट दे रहा है वो अपनी टर्म्स पे उसको नेगोशिएट कर सकेगा, जैसा कि पहले भी बहुत बार हुआ है। जो एंजेला मर्कल थी, उन्होंने अपनी इमेज एक ऐसी बना रखी थी कि शी इज़ द हेड मिस्ट्रेस ऑफ यूरोपियन यूनियन और बिलेवेड मदर मर्कल, और एक तरह से एक दादी अम्मा वाली इमेज बना रखी थी मर्कल ने उस टाइम पे अपनी। सो शी वाज द, वो एक तरह से यूरोपियन फैमिली की हेड थी, हेड मैट्रियार्क कह लीजिए उनको। सो अब जो इंटरव्यू दिया है ना एंजेला मर्कल ने, उनकी एक तरह से एक सिनिकल और श्रूड लेडी के रूप में एक इमेज उनकी दोबारा एक तरह से रिस्ट्रक्चर हुई है। एंजेला मर्कल ने ये कहा कि कोल्ड वॉर कभी ख़त्म नहीं हुई, कि रशियन गैस जो है वो ओनली फिजिबल वे है जर्मनी की इंडस्ट्री को बचाने का। जो रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर न्यूक्लियर एनर्जी है, ये एक तरह से रिलायबल सोर्स नहीं है, दे आर एक्सपेंसिव, और वो टाइम पे अवेलेबल भी नहीं है। और उसने कहा कि जो मिन्स्क एग्रीमेंट हुए थे कि वी नेवर हैड द इंटेंशन टू फॉलो थ्रू देम, कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर थी वो प्री प्लान्ड थी, और हम टाइम बाय करना चाहते थे यूक्रेन के लिए सो दैट वी कैन आर्म यूक्रेन। जो मिन्स्क एग्रीमेंट में मेन ये बताता हूँ मैं क्या क्या एक तरीके से एग्रीमेंट हुए थे। उसमें ये था कि डॉनबास जो प्रोविंस है, 2 प्रोविंस है, डोनेस्क और लुहांस्क, उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, रशियन स्पीकिंग लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और यूक्रेन जो है वो नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा या एंटी रशिया एक तरह से फील्ड नहीं बनेगा, बफर रहेगा एक तरह। तो उसको किसी चीज़ को भी फॉलो नहीं किया गया। और अब जो रिसेंटली पुतिन स्पीच दे रहे हैं, या उनके डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु कह रहे हैं कि जो हम पहले कहते थे कि भाई वेस्ट से आप नेगोशिएट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये अपने एग्रीमेंट्स को नेक्स्ट डे मना कर देते हैं। सो आप ऐसे लोगों से बात भी कैसे कर सकते हो आप, कि जो अपनी कमिटमेंट पे ही ये नहीं रहते। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है वेस्ट ने, कि जब सोवियत यूनियन एक तरह से ब्रेकअप हुआ था तो उन्होंने कहा था कि नाटो ईस्टवर्ड्स एक्सपेंड नहीं करेगा, और नाटो ने रोमानिया को भी लिया, फिर पोलैंड भी आया उसमें, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ ने, ये बाल्टिक स्टेट्स हैं, इन्होंने भी नेटो को ज्वाइन किया। तो अब नेटो की ज़रूरत क्या है? अब नेटो का दुश्मन कौन है? रशिया दुश्मन है, ऑब्वियस ही बात है। सो इन्होंने एक ऐसा मतलब डिस्क्रेडिटेड या फिर अनरिलायबल एटमॉस्फेयर बना दिया है यूरोप में, कि अब फ्रांस और जर्मनी के जो मॉडरेट लीडर्स हैं वो फ्रीक आउट कर रहे हैं। उनको पता है कि अब तुम्हारा इंफ्रा दोबारा नष्ट हो सकता है रशिया तुम्हारे ऊपर दोबारा वॉर छेड़ दे और इंग्लिश चैनल तक रशियन फोर्सेस आ जाएं। सो बड़ी मुश्किल से इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपना इंफ्रा बनाया था। सो अब ये फ्रीक आउट कर रहे हैं करंटली। इनका इंफ्रा भी आई थिंक मोस्टली इट वाज बेस्ड ऑन रशियन चीप गैस, उसी से। और जो आप बात कर रहे थे दादी अम्मा की, एंजेला मार्केल की, उनको भी आई थिंक ये लगा कि कैसे भी करके जर्मनी को चीप गैस मिलेगी, चीप रशियन गैस मिलेगी, तो वो जर्मनी के लोगों के लिए भी अच्छा है, और उनको भी मतलब शायद युद्ध से जितना दूर ले जाया जा सके, जितना टाइम मिल सके उतना अच्छा है। बाद में वो रिटायर कर गई, और ये अभी आए हैं कि वो गंजे से हैं थोड़े, ओलाफ शोल, उनकी तो मतलब ज़्यादा ही वो कर रखी है बेचारे की। हर कंट्री के पास ना चॉइस होती हैं, आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट उठा लीजिए या आप लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट से बच लीजिए। सो इन्होंने यूएस का पल्लू नहीं छोड़ा, और यूएस की तो आदत रही है अपने एलाइज को कैनिबलाइज करने की। सो ये कोई यूएस के लिए या इंग्लैंड के लिए कोई नई बात नहीं है कि मझधार में अपने एलाइज को छोड़ देना। तो दोस्ती तो इन्होंने निभाई नहीं कभी। सिस्टमेटिक ट्रेचरी और बिट्रेयल का, इंस्टीट्यूशनल बिट्रेयल फॉलो किया इन्होंने एक तरह से। और पिछले हम इनकी 300-400 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो इनके लिए कोई नया नहीं है ये। और अब इनकी रेपुटेशन बिल्कुल भी नहीं रह गई, खास करके इंटरनेट आने के बाद। दे कैन नॉट कंट्रोल द मीडिया, दे कैन नॉट कंट्रोल द नैरेटिव अबाउट देम, एवरीथिंग इज़ आउट इन द ओपन। सो इनका एक तरह से हिस्टोरिकल कह लीजिए या फिर एक सिविलाइजेशनल बेइज्जती होने वाली है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 साल पकड़ के चलिए आप। आई थिंक इसी का परिणाम है कि बहुत से जो सेंसिबल पत्रकार हैं जो वो लिख रहे हैं कि जो ये मिन्स्क एग्रीमेंट था ये एक विश्वासघात था पुतिन के साथ। मतलब पुतिन को लग रहा था कि ये थोड़ा मतलब इनमें शर्म बची है, ये निभाएंगे, बट इट वाज ए बैक स्टेप ओनली, और वो फिर से रिपीट ही किया इन्होंने जैसे वेस्ट करता आया है। जैसा हमने अपनी एपिक महाभारत में भी देखा है ना, कि लास्ट चांस तो एक बार आपको पीस को देना पड़ता है, देन यू हैव टू गो टू वॉर।
अदरवाइज हिस्ट्री आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करती कि आपने लास्ट चांस नहीं दिया। पता तो पुतिन को भी था कि दे विल बैक स्टैब हिम, और जो रशिया के हार्डलाइनर्स थे वो तो पहले ही कह रहे थे कि भाई आप इन पे विश्वास नहीं कर सकते, कि ये तो चोर हैं एक नंबर के, इनको तो रशिया को डिवाइड करना है, दे वांट टू हैव गो एट रशिया रिसोर्सेज। तो इनको रशिया की पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं है, वो तो इनको हेट करते हैं एक तरीके से। लेकिन पुतिन ने एक तरह से जस्ट वॉर का ये करना चाहते थे कि भाई अगर कॉन्फ्लिक्ट में ही एंड करना है तो हमें अपने आप को एक तरह से जस्टिफाई करना पड़ेगा, और मैं ठीक मानता हूँ इस चीज़ को। अदरवाइज अगर पुतिन स्टार्टिंग से ही इनके खिलाफ हार्ड स्टांस ले लेते तो उनके जो फ्रेंड्स और एलाइज हैं वो नहीं बचते। करंटली जैसे न्यूट्रल कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, या फिर इंडिया हो गया, ये पुतिन को कहाँ सपोर्ट कर पाते। इनके पास एक मोरल हाई ग्राउंड नहीं बचता पुतिन को सपोर्ट करने का, और अब सब सपोर्ट कर रहे हैं, इवन अफ्रीकन कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं पुतिन को। सो ये एक तरह से आप पुतिन का मास्टर स्ट्रोक मान सकते हो इसको, कि हमने थोड़े बहुत बैटल स्कार्स लिए हैं, धोखा खाया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वी विल विन। अभी चलते हैं थोड़ा फ्रांस की तरफ। अभी आपने देखा कि जो इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांसीसी जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हाँ, अभी उन्होंने यूएसए की विजिट की है, और वो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो बाइडन है, जो बाइडन, जिसको स्लीपी बाइडन भी बोलते हैं, स्लीपी ओलो तो उनसे मिल के आए हैं। और मुझे हंसी आ रही है ये बताते हुए कि न्यूज आई थी कि उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है लॉन्गेस्ट टाइम तक वो हैंडशेक करने का। तो बाइडन भूल गया होगा कि हाथ मिला रखा है। तो यही था कि मतलब ये कैसे कैसे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे नहीं लगता कि मैक्रोन ने और कुछ यूएसए से डिस्कस किया होगा अपार्ट फ्रॉम द यूक्रेन वॉर, और इसको शांत करने के लिए या रोकने के लिए। क्या लगता है आपको, और क्या डिस्कस किया होगा? पहले तो इन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए एक साथ खड़े हैं, और हम कि बाइडन ने उनको कहा कि जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था तो फ्रांस ने हमारी हेल्प करी थी, हिस्टोरिकल XYZ ये वो, हम तो हमेशा साथ रहे हैं, बस अब तुम्हारी इंडस्ट्रीज़ को हम लेना चाहते हैं, कैनिबलाइज करना चाहते हैं तुम्हें। मैक्रोन ने 2-3 वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, यूएस की सॉइल पे खड़े होके, और यूएस की बेइज्जती करी है एक तरीके से। मैक्रोन ने कहा कि जो तुमने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लेके आए हैं, कांग्रेस में पास करवाया है इन्होंने, $369 बिलियन का है वो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। सो वो जो एक्ट है वो उसका पर्पस है यूरोपियन इंडस्ट्रीज़ को पोच करके यूएस में लेके आना, कि वो डायरेक्ट इंसेंटिव, टैक्स इंसेंटिव दे रहे हैं यूरोपियन कंपनीज़ को अमेरिका में सेटअप करने के लिए। और इसको एक तरह से इनेबल कैसे कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को, कि इन्होंने रशियन गैस को यूरोप तक बंद करा दिया। अब वो मैक्रोन ये कह रहे थे कि जो आप हमें LNG दे रहे हो, जो यूएस LNG गैस जो दे रहा है यूरोप को, कि आप 3 टाइम्स कॉस्ट पे दे रहे हो, और जो अमेरिकन सिटीजन्स को दे रहे हो आप 1/3 कॉस्ट पे दे रहे हो। सो ये एक टारगेटेड एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है यूरोप का। और जर्मनी ने कहा कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडाइज करेंगे, 200 बिलियन यूरोज डालेंगे। तो फिर जो यूरोप के लीडर्स थे वो ही कह रहे थे कि ये तो सब्सिडी रेस बन गई एक तरह से, रेस टू द बॉटम है। और ये कभी एलाइज में एक तरीके से वो हो रहा है कि हम तुम्हारी इंडस्ट्री चाहते हैं, तुम हमारी चाहते हो। सो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज बांटती हैं। हाँ, इट विल गो नोवेयर। और एक तरह से अपने वो कोई कहते हैं ना कि कोई जानवर होता है वो अपने खुद के बच्चे खा जाता है, तो यूएस वो काम कर रहा है कि अपने खुद के एलाइज को चबा रहा है कच्चा, चाइना से लड़ने के लिए। इंडस्ट्री तो है नहीं इनके पास। मतलब जो ट्रेड वार ये चाइना से शुरू किया था, चाइना के साथ एंड करना चाहते थे, वो ट्रेड वार आपस में यूरोप और अमेरिका में चल रहा है अभी। तो मैक्रोन जो है वो एक अनईजी फील कर रहे हैं, और एक तरह से नीचे नीचे ये बात कर रहे हैं कि वी हैव टू टॉक टू रशिया, कि रशियन गैस के बिना यूरोप बचेगा ही नहीं, वहाँ तो एक तरीके से तबाही आ जाएगी। ये बात भी देखने लायक है कि फ्रांस और अमेरिका के रिश्ते जो हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे रहे हैं, हाल ही में जब फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में एक सबमरीन का एग्रीमेंट हो रखा था, लेकिन एक दिन अचानक से खबर आती है जिसकी फ्रांस को कानो कान खबर नहीं थी एक दिन पहले तक, कि अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से न्यूक्लियर सबमरीन का एग्रीमेंट कर लिया है, और फ्रांस का कैंसिल कर दिया। फ्रांस का कैंसिल कर दिया है। और इस बात का फ्रांस को एक दिन पहले तक फ्रांस प्रेसिडेंट तक को नहीं पता था। तो ये देखा जा सकता है कि ये जो वार था वो अब इनके घर में आ गया है। लेकिन ये ना यूएस से डीकपल नहीं कर सकते इतनी जल्दी। इनको ना कुछ
एक मेंटल ब्लॉक कह लीजिए इनको, या फिर यूरोप को एक अलग चलने की इनमें कैपेसिटी नहीं बची है कि एक स्ट्रेटेजिक इनके पास इनेबलर नहीं है, इनके पास वेपन्स नहीं है, स्ट्रेटेजिक वेपन्स, और इनके पास मिलिट्री पावर नहीं है, इनकी छोटी छोटी मिलिट्रीज हैं, तो ये अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा यूएस पे डिपेंडेंट हैं थ्रू नाटो। तो ये अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जैसे इनके आइलैंड हैं या फिर इनके और कहीं इंटरेस्ट हैं या अफ्रीका में या और किसी जगह पे इनकी कंपनीज हैं, तो दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देम इंडिपेंडेंटली। सो ये यूएसए एक तरीके से अलग नहीं जा सकते, तो इनको अब ये मतलब यूएस ने इनको हॉस्टेज बना लिया एक तरह से। यूरोप इज नाउ ए हॉस्टेज फॉर द यूएस। ये वर्ल्ड वार 2 के बाद से ही है एक तरीके से। जैसे वर्ल्ड वार 2 एंड हुआ तो पूरे यूरोप को रीडेवलप ही एक तरीके से अमेरिका ने किया था, अमेरिका की इंडस्ट्रीज ने किया, मार्शल प्लान की तहत, और वही अभी तक चला आ रहा है, और अभी तक उस प्लान से अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए हैं। तो फ्रांस में ना प्रोटेस्ट चल रहे हैं करंटली एंटी नाटो और एंटी ईयू। वहाँ पे एक पार्टी है द पैट्रियट पार्टी नाम से, वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रही है। ये राइट पार्टी है, ये पहले एक कैंडिडेट थी जो मैक्रॉन के अपोजिट में खड़ी थी, मरीन ले पेन। सो ये जो पैट्रियट पार्टी है ये उससे अलग हुई है मरीन ले पेन की पार्टी से। सो ये प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। इवन इन्होंने अभी रिसेंटली पेरिस में प्रोटेस्ट करवाया है, और वहाँ पे ये बैनर पता है क्या क्या यूज़ कर रहे थे, फ्रांस मस्ट लीव नेटो, मैक्रॉन को इम्पीच करो, और रेजिस्टेंस होनी चाहिए इन पॉलिसीज के खिलाफ, और उर्सुला यू शुड शट अप। तो एक तरह से डायरेक्ट चैलेंज किया जा रहा है अथॉरिटी को, और मैक्रॉन को भी दिख रहा है कि भाई तुम्हारी कुर्सी हिल रही है। पहले भी जैसे इनकी प्रोटेस्ट हुई थी ना, रिफाइनरीज के वर्कर ने प्रोटेस्ट करी थी फ्रांस में, सो उसको एक तरह से क्रश करने के लिए मैक्रॉन को मिलिट्री का यूज़ करना पड़ा था। लेकिन जब अपने खुद के देश में आपकी मिलिट्री यूज़ होने लग जाए ना, तो यू आर डूइंग समथिंग सीरियसली रॉन्ग, कि फंडामेंटली कुछ रॉन्ग कर रहे हो आप, कि आप अपने कंट्री के इंटरेस्ट को फॉलो नहीं कर रहे। और ये यूरोप में आगे आगे होता, आपको पूरे यूरोप में होता दिखेगा, ये यूके में भी होता दिखेगा आपको। और इसके अलावा जो वहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है यूरोप में, वो स्ट्राइक्स शुरू से ही चल रही हैं, जनवरी फरवरी से ही स्टार्ट हो गई थी। और सिर्फ ये नहीं है कि फ्रांस में ही, जर्मनी, इटली, यूके, नीदरलैंड, यूरोप, काफी जगहों स्पेन, पे चल सभी रही है। में रेलवे की स्ट्राइक्स आप देखेंगे कॉमन है। वहाँ पे रेलवे वर्कर्स हैं, उनकी वेजेस आई थिंक पता नहीं कम है या जैसा भी है, वो कह रहे हैं कि जैसे टिकट कलेक्टर होते हैं ना, टिकट कलेक्टर और वो सब, वो बोलते हैं कि हमें 3 वीकेंड नौकरी करनी पड़ती है, लेकिन जो ये ड्राइवर है ट्रेन के, इनको हमसे कम काम करना पड़ता है, और इनकी इज्जत भी अच्छी खासी, और वेजेस तो है ही, तो हम इनके बराबर दो। और ये सब बातें चल रही हैं। ट्रेन वर्क लाइक जो ये रहते हैं ना, ट्रेन रेलवे की जो यूनियन है, इनकी हड़ताल हर जगह चल रही है। और एक था जो नर्सेस की, जो यूके में नर्सिस का स्ट्राइक चल रहा है, वो सबसे खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो यूके में काफ़ी एनालिस्ट ये कह रहे थे कि जो NHS है वहाँ पे, नेशनल हेल्थ सिस्टम, वो प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। और अब ऐसा हो रहा है कि कोविड वहाँ पे बहुत स्पीड में फैल रहा है, और हॉस्पिटल में कोई भी अटेंड करने के लिए नहीं है, जो डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं वो खुद बीमार पड़ जा रहे हैं। सो ये जो कोविड वेव, जो नई कोविड वेव आती दिख रही है चाइना में, एक तरह से एक्सप्लोजन जो हुआ है कोविड का, उसकी वजह से जो कोविड वेव आती हुई दिख रही है, तो ब्रिटेन उसको हैंडल करने में बिल्कुल असमर्थ दिखाई दे रहा है। और ये NHS आपको बता दे कि वही NHS है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जिसका वर्ल्ड में मतलब खूब प्रचार प्रसार किया जाता था कि देखो इतनी सस्ती स्कीम है, वहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं वो करना पड़ता, फ्री में जाते हैं, इतनी अच्छी सर्विस है, नीट क्लीन, ये सब सरकारी सुविधाएं कितनी अच्छी हैं। और हमारे भारत में देखिए सरकारी अस्पतालों का ये हाल है, वहाँ पे जानवर घूम रहे हैं, ये सब। तो वो कम्युनिज्म से जोड़ के देख सकते हैं आपकी एक समय के बाद, जब ये जो सरकारी व्यवस्थाएं होती है ना, वो इस कहाँ पे पहुँच जाती हैं, तो उसका एक एग्जांपल है NHS आज के टाइम पे। एक जो यूएस और यूरोप में था ना, कि जो बेसिक अमेनिटीज़ थी वो थी अफोर्डेबल, कि कोई भी अगर गरीब आदमी भी हो ना, तो ही कैन, वो एक रियलिस्टिकली सोच सकता था कि मुझे एक तरह से स्टेट एक तरह से कमी नहीं होने देगा, और इवन मैं एक सम डे रिच बनने की सोच सकता हूँ। तो एक जो आप एसेट लेवल पे एक डिस्क्रिमिनेशन था, वो नहीं था। अब वो सिस्टम बेस्ड था करेंसी मैनिपुलेशन पे, वार मॉन्गरिंग पे, जो ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी रिगिंग पे, और सिस्टमेटिक ट्रेचरी पे, सिस्टमेटिक बिट्रेयल पे, एग्रीमेंट को ऑनर ना करने पे, दूसरों को ग्रो ना करने देने पे, उनकी मिलिट्री पावर को क्रश करने पे, उनके डिविजन्स को डीप करने पे, इन चीज़ों पे ये सोसाइटी बेस्ड थी। तो वो कहते हैं ना कि जो गार्डन था, और जो गार्डनर और जंगल में, अब जंगली जानवरों को अब रास्ता मिल गया है गार्डन में आने का, क्योंकि गार्डन में खुद
एक तरह से जो वोल्फ होते हैं ना, वो शीप के कपड़े पहन के रह रहे हैं, तो गार्डन को अंदर से नष्ट किया जा रहा है। जो जोसेफ बोरेल ने कहा था ना कि यूरोप इज़ ए गार्डन और आउटसाइड में एक जंगल है, तो जंगल में भी गार्डन में भेड़िए रह रहे हैं अब, तो अंदर से नष्ट किया जा रहा है गार्डन को। और गार्डन को लूट मार का गार्डन है वो, कोई ऐसा भी नहीं है कि खुद की मेहनत से बनाया, लूट मार का ये है, गोल्ड और ये जो अफ्रीका और इंडिया से चुराया गया है। सो कोई ये आप इसमें हैरत मत मानिए कि अगले 2-3 साल में यूरोप का खंडर बन जाए। वहाँ पे जैसे ये स्ट्राइक्स की बात कर रहे थे आप, थोड़े दिन पहले ही फोटोज आ रहे थे सोशल मीडिया पे, कूड़े के ढेर लगे हुए थे, मतलब जो सफाई वाले रहते हैं ना, सफाई कर्मचारी, वो भी हड़ताल पे चले गए थे। और मतलब बुरी तरह से लग ही नहीं रहा था कि आप यूरोप देख रहे हो, जिसकी हमें दिखाया जाता था कि यूरोप इज ए गार्डन, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। तो इस टाइप से जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, और एक तरह से जो सिविलाइजेशन होती है, सोसाइटी जब हाई लेवल पे एक तरह से सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं, उसमें एक सर्टेन एग्रीमेंट्स होते हैं कि आप एक एग्रीमेंट्स को फॉलो करोगे और ट्रेचरी नहीं करोगे। लेकिन यूरोप ने एक वो बात करी है कि वी विल हैव आवर केक एंड ईट इट टू, कि तुम गैस दे रहे हो और हम डिसाइड करेंगे किन पैसों में तुम गैस दोगे। वो उन्होंने कहा हम अपनी गैस में आग लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रशिया ने कहा। तो यूरोप के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। अगर आप कितने भी अमीर हो, अगर आपके पास कितनी भी मनी हो, कितना भी गोल्ड हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको बेसिक रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए गैस नहीं मिलेगी, अगर आपके पास इनफ फूड नहीं होगा, तो आप क्या गोल्ड खाओगे क्या, या आप यूरो खाओगे? तो यू हैव टू बी एबल टू डू ट्रेड विद समवन, कि दूसरे लोगों को रेडी होना पड़ेगा आपसे ट्रेड करने के लिए, जो कि करंटली कम से कम कंट्री हो रहे हैं। इसलिए यूरोप का पलटवार हो रहा है एक तरीके से। और मज़े की बात ये है कि आप वहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया को या न्यूज़पेपर को उठा के देख लीजिए, ये जो स्ट्राइक और प्रोटेस्ट वाली बातें हैं ना, ये न्यूज़ दबा रही जा रही हैं। ये आपको मतलब इजीली अवेलेबल नहीं मिलेंगी, छोटी मोटी घटनाओं को बता देते हैं वो, मतलब ऐसे ही एक तरह से शुगर कोट करके दिखाई जाती हैं ये सब चीज़ें। और यूरोप को लगता है अभी, आई थिंक अपने जो जनता है उनकी इतनी चिंता नहीं है, उनका जो एटीट्यूड था कि वो हम सबसे अच्छे हैं, बाकी सब दुनिया जो है वो बुरी, सुप्रीम रेस। यस, वो कहीं ना कहीं आई थिंक अपनी जनता के प्रति वो प्यार उनका रहा नहीं है आज के टाइम पे, ऐसा बोल सकते हैं। थोड़ा और आगे चलेंगे तो वेस्ट में जाएंगे तो एक देश आता है यूके, एक आइलैंड आता है, आइलैंड यस, यूनाइटेड किंगडम, उपनिवेशवाद का एक तरह से पीक, जिसने पूरे वर्ल्ड पे कॉलोनियाँ बनाई हैं, राज किया है, जिसको कहते हैं यूनाइटेड बाय लूट, डिवाइडेड बाय ब्रेक्जिट। यस, हाँ, ब्रेक्जिट का आपने जिक्र किया। ब्रेक्जिट आई थिंक इनको पता नहीं था यूक्रेन में, जैसे उन्होंने अभी एक न्यूज़ निकल के आ रही है, सुनक ने अभी तो वो गए थे यूक्रेन में उनसे जेलेंस्की से मिलने, आते ही वहाँ जाके उन्होंने भाषण दिया कि हम हमेशा इंग्लैंड जब तक यूक्रेन इस कन्फ्लिक्ट से पार नहीं पा लेता, कंधे से कंधा मिलाकर सब सपोर्ट करेंगे, ये है वो है। अभी 5-6 दिन पहले खबर आई है कि उन्होंने बोला है कि ये जो एड दी जा रही है ना यूक्रेन को, इसका ऑडिट करेंगे हम, डाटा असेसमेंट ऐसा कुछ वर्ड यूज़ किया उन्होंने, या रिव्यू, कुछ लोग कह रहे हैं रिव्यू होगा। और जेलेंस्की को भी बुरा लगा इस बात का, उसको भी कानों कान खबर हो गई, और उसने बोला है कि नहीं, आप तो यू आर द लिबरेटर्स, यू आर द वॉरियर्स, आप, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से जेलेंस्की को ये पता होना चाहिए भाई इन्होंने किसको लिबरेट कराया है। अंग्रेजों ने ही कब्जा किया हुआ था ना, वो खुद से ही लिबरेट करते थे, मतलब अंग्रेजों ने अंग्रेजों से ही लिबरेट कराया, एक तरह से आप ये कहना चाहते हो, या फिर वो अभी भी डिल्यूजनल माइंडसेट में जी रहे हैं कि नहीं, मतलब यूएसए और यूके जो एक तरह से कलेक्टिव फोर्स था यूक्रेन के पीछे, जो अब तक सपोर्ट करता आ रहा था, क्या उसको पता चल गया कि भाई चलो इसका तो काम तमाम होना यूक्रेन का काम हो गया है, अभी धीरे धीरे करके जैसे शिफ्ट करते हैं ईरान पे। हाँ, मोदी जी ने कोरोना को, लॉकडाउन को फेज वाइज हटाया था ना, तो वो फेज स्टार्ट कर दिया आई थिंक ऋषि सुनक ने ट्वीट किया था कि
ब्रिटेन नोज व्हाट इट मीन्स टू फाइट फॉर फ्रीडम, और जेलेंस्की वी आर विद यू ऑलवेज, कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, जब लड़ाई ख़त्म होने वाली होगी तो तुम्हें दबाने के लिए हम सारे साथ आ जाएंगे, तुम्हें तुम्हारी कब्र खोदने में हम सब साथ होंगे, तो तुम्हें जो शहीद बनाएंगे, मार्टर बनाएंगे ना, उसमें हम सब साथ होंगे, जेलेंस्की अब तुम्हारे साथ हैं बिल्कुल। तो ये सुनक ने ट्वीट किया जेलेंस्की। और जो ये ऑडिट इसने अनाउंस किया है ऋषि सुनक ने, इसके पीछे रीज़न है कि इनको पता तो है कि इनके वेपन्स ख़त्म हो चुके हैं एक तरीके से, और रशिया के वेपन्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। रशिया ने 5.5 लाख की मिलिट्री इनके बॉर्डर पे लगा रखी है, और एक तरीके से रशिया फेवरेबल क्लाइमेट का वेट कर रहा है अटैक करने के लिए। हो सकता है फरवरी में अटैक करे, हो सकता है जनवरी के एंड में अटैक करे, कि जब भी रशिया को ये लगा ग्राउंड फ्रीज हो रहा है और उनके एक तरह से जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी चलने में, तो देन रशिया विल अटैक। और इवन पुतिन ने अभी कल परसों आई थिंक स्पीच दी है, उसने कहा है कि हम बहुत ही एक स्विफ्ट एंड करेंगे इस वॉर का। सो उसका मतलब यही है कि एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक होगा यूक्रेन पे। और जो ब्रिटेन है उसको एग्जैक्टली यूएस की मेंटालिटी पता है, क्योंकि ब्रिटेन से तो इनहेरिट करी है इन्होंने मेंटालिटी, वो जो एक स्ट्रेटेजी थिंकिंग है इनकी। सो ब्रिटेन को पता है कि यूएसए अब कभी भी डंप कर सकता है इसको जेलेंस्की को। तो ऋषि सुनक अपने लिए एक तरह से प्रोटेक्शन बना रहे हैं कि अगर यूक्रेन एकदम से ये हो जाता है, रशिया के कब्जे में चला जाता है, तो सभी फिर ये पूछेंगे कि भाई किसकी वजह से हुआ है, कि अब ब्लेम किस पे डालेंगे। तो वो ऋषि सुनक एक तरह से ये नहीं बनना चाहते, स्केपगोट नहीं बनना चाहते। तो उस टाइम वो ये कह सकते हैं कि मैं जेलेंस्की से मिल के आया था और मुझे पहले से ही चोर लग रहा था, इसकी आंखों में चोरी लग रही थी मुझे, तो मैंने आते ही ये कहा कि ऑडिट करो जेलेंस्की का, इसने सारे वेपन्स को बेच दिया है, और जितने वेपन्स हमने इसको दिए थे इसने उनका यूज़ नहीं किया सही से, और रशिया के ऊपर चलाने के बजाय इसने वेपन्स ब्लैक मार्केट में बेच दिए। सो यूके अपने आप को पोजीशन कर रहा है एंड ऑफ वॉर के लिए। और ऋषि सुनक ने ये कहा था कि हमें सिग्निफिकेंस जाननी है कि जो हमने वेपन्स दिए हैं उनका क्या इफ़ेक्ट हुआ, तो पहुँचे हैं या नहीं युद्ध के लिए यूज हुए हैं या नहीं। तो जो यूके की मिलिट्री लीडरशिप है ना, उनको वाइट हॉल कहते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि ऋषि सुनक तुम अपने अंदर के बोरिस जॉनसन को जगाओ, कि जो बोरिस जानवर तुम्हारे अंदर छुपा बैठा है उसको जगाओ, और एक काम करना, सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के उसमें जगाना, कि और फील्ड्स में मत जगाना, कि जो बोरिस जॉनसन जो बूझ पार्टी करता था और जो कुछ भी जो मन में आए वो बक देता था, उसमें मत जगाना, वो तुम अपना ही रखो, सिर्फ जो फॉरेन पॉलिसी के लिए उस बोरिस जानवर को जगाओ अपने अंदर के को। तो लगता है जो बोरिस की आत्मा है सुनक से निकल के चली गई है, इसलिए उनको बुलाने के लिए तंत्र मंत्र कर रहे हैं। व्हाइट हाल को भी अंदेशा हो गया है कि जो ऋषि सुनक है वो उनकी पकड़ से थोड़ा बाहर है। इज नॉट दैट कि एक तरह से वो अंडर द थंब नहीं रह रहे हैं उनके, या फिर उनको भी यूएसए ने बता दिया हो, क्योंकि जैसे एंजेला मार्कल का और इसका जिक्र किया, तो इंग्लैंड का ब्रेग्जिट या ईयू से अलग होने का मतलब रीजन क्या था। शायद इंग्लैंड को पता था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो मेरे ख्याल से पहले से ही वो रेडी हो रखे थे इस चीज़ के लिए। जेलेंस्की को पता चल गया कि ये डेटा ड्रिवन असेसमेंट इसने ऑर्डर कर दिया ऋषि सुनक ने। तो इसने जेलेंस्की ने फ़ोन किया, सुनक तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें इंस्पायर करूँगा, यू आर द ग्रेट लिबरेटर्स, और तुमने तो ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तुम बहुत ही मिलिट्री कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है तुम्हारा। और जो यूके की जो मिलिट्री लीडरशिप है ना, वो ये कह रही थी कि वॉर अब स्टेलमेट पे आ चुकी है, कि जो रशियन कपबर्ड है वो एम्प्टी है, रशिया के पास कोई मिसाइल नहीं है। और जो यूक्रेन के कमांडर थे, रशिया के पास मिसाइल नहीं है, लेकिन यूक्रेन के कमांडर वैलेरी जलूजनी ने कहा कि मुझे 300 टैंक चाहिए, 700 इन्फेंट्री व्हीकल चाहिए और 500 हॉविट्जर चाहिए, लेकिन रशिया के पास कुछ नहीं है, रशियन कपबर्ड इज एम्प्टी। चलाएगा कौन उनको, अकेला चलाएगा वो। तो हम ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जो ये 300 टैंक मांग रहा है इसको कौन चलाएगा, वो और उसका भूत। सोल्जर तो है नहीं इनके पास चलाने के लिए। तो उनको लग रहा होगा ना कि जैसे नाटो से आते रहे सोल्जर, अब भी आते रहेंगे, ट्रेंड वो भी। हाँ,
तो जो मिलिट्री है यूके की वो तो पैसे बना लिए, जितने हथियार जाएंगे उनको तो फ़ायदा है, तो डेप्ट होगा वो तो यूके की पब्लिक भरेगी, उनका क्या जा रहा है। और वो भी जो यूक्रेन का कमांडर है उसको बड़ा पैसे देने हैं टैंक के, हाँ भाई 300 आने दो, अरे 50 और आने दे कोई नहीं उसको बड़ा पैसे देने हैं उसके, और फ्यूचर में यूक्रेन को भी नहीं देने। यूक्रेन कुछ रहेगा तब देगा ना पैसे, यूक्रेन का फ्यूचर ही ब्लीक है, ऐसा लगता है यूक्रेन एज ए कंट्री ना रहे तो इनका डेप्ट कौन देगा। इतने सारे जो वेपन्स इन्होंने दिए हैं यूक्रेन को उसका अमाउंट कौन देने वाला है, इनका टैक्स पेयर देगा, यूके का या यूएस का या जर्मनी का या फ्रांस का, दे विल हैव टू पे। और जो इनके एक तरह से जो एमुनिशन खाली हो चुका है इनका नाटो का और यूएस यूके का फ्रांस का, सो उसके लिए टैक्स पेयर दोबारा पैसे देगा, टैक्सेशन बढ़ाया जाएगा, एक तरह से जुल्म बढ़ेगा, गरीबी आएगी। इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक तो बहुत दिन से कह रहा है कि ऐसी गरीबी की लहर आएगी कि इन्होंने देखी नहीं होगी आज तक। सो बैड टाइम्स आर अहेड। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा वेस्ट में ही, यूरोप में थोड़ा सा नीचे देखेंगे। तो एक कंट्री है सर्बिया। सर्बिया के एक वेस्टर्न में कह लो या साउथ वेस्टर्न पार्ट में एक प्रोविंस होती थी सर्बिया के अंडर जिसका नाम था कोसोवो। आज भी है, नाम तो वही है, लेकिन 1998-9 में वहाँ पे ज़बरदस्त मतलब सर्बियन जो गृह युद्ध छिड़ गया था। हाँ, गृह युद्ध कह सकते हैं। सर्बिया के एक तो जो सर्बियन जो एथनिसिटी है उसके लोग हैं, एक जो कोसोवो में क्या है ना, कोसोवो में मोस्टली जो सर्बिया के साथ में बॉर्डर लगता है अल्बानियन लोग बसे हुए हैं वहाँ पे, और वो 95% सुन्नी मुस्लिम है। यस एग्जैक्टली। तो एक तरह से वो इंडिया का कश्मीर था जैसे, तो सर्बिया का कश्मीर, सर्बिया का कश्मीर कोसोवो है। तो वहाँ पे अभी कन्फ्लिक्ट चला हुआ है और वो इसकी टाइमिंग को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई अभी क्यों मतलब ये जो कन्फ्लिक्ट है इतने दिन से मतलब एग्रीमेंट हो रखा था, वहाँ के ठीक ठाक जो लोकल गवर्नमेंट थी वो चल रही थी वहाँ पे, अभी एकदम से क्यों बढ़ा दिया गया। इसके पीछे कहीं ना कहीं यूरोप कह लीजिए, वेस्ट कह लीजिए या यूएस से, क्योंकि सर्बिया जो है वो एक प्रो रशियन कंट्री है, वहाँ की इथनिसिटी जो है सिमिलरली जो रशिया के लोग हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है उनसे मिलती है, और सर्बिया को सपोर्ट भी किया है उसने। इवन पुतिन ने ये कहा था कि ये 99 नहीं है, और पिछली बार जो नाटो ने इंटरवीन किया था अब उसकी गलती नाटो ना करे। अब हम अपने एलाइज के लिए हम पावरफुल हैं और हम अपने एलाइज को सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारी तरह नहीं है कि अपने एलाइज को मरने के लिए छोड़ दें। सो अब नाटो इंटरवीन करने की गलती ना करे सर्बिया में। तो इनडायरेक्टली ये मतलब वेस्ट ये चाहता है कि रशिया टू फ्रंट वॉर लड़े, एक रशिया के लिए नया फ्रंट खोलने की इनको पड़ी हुई है। और जैसे पहले इन्होंने मोल्दोवा में भी ट्राई किया था, मोल्दोवा में फ्रंट नहीं खोल पाई है। जो वहाँ की आई थिंक प्राइम मिनिस्टर थी या प्रेसिडेंट थी, लेडी थी एक, उसने वो समझदार निकली और उसने अपने कंट्री में इनको हस्तक्षेप नहीं करने दिया। जैसे जो ये कुछ कंट्रीज़ हैं, बाल्टिक स्टेट्स हो गए, पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, ये अब यूएस के नए आप कह सकते हो कि नए एलाइज या एक नई जो फ्रेंडशिप होती है ना कि भाई तुम महान हो और जेलेंस्की बड़ा सुपर हीरो है, तो अब जो सुपर हीरो है ना वो पोलैंड के बनने वाले हैं बहुत जल्दी। जेलेंस्की के बाद अगला रोल है उनको पोलैंड को मिलने वाला है। जैसे आपने सुना होगा अभी करंटली पोलैंड ने मोबिलाइजेशन अनाउंस करी है, और वो यहाँ तक अपने जो ये रॉक स्टार होते हैं ना उनको भी नहीं छोड़ रहे, आजा भाई टाइम हो गया तेरा तुझे भी रशिया के साथ लड़ना है अब। सो मोबिलाइजेशन पोलैंड में स्टार्ट हो चुकी है। पोलैंड वालों ने पूरा चूरन खाया है यूएस का कि तुम डेमोक्रेसी के लिए तुम लास्ट फ्रंट हो, कि अगर तुम नहीं रहोगे तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी इस धरती से, और तुम लास्ट बैशन हो रेजिस्टेंस के। तो उनको बढ़िया एक तरीके से चढ़ाया गया है, और लीडरशिप एक तरह से हो सकता है बिकी हुई हो पोलैंड की, या फिर आइडियोलॉजिकली वो इतना हेट्रेड करते हैं रशिया से कि फ्री में लड़ने के लिए तैयार है रशिया से। हो सकता है ऐसा कि यूएस सपोर्ट के उससे। और पोलैंड के पास कोई ऐसी बहुत बड़ी मिलिट्री नहीं है, आई थिंक 1 लाख से भी कम मिलिट्री है उनके पास, लेकिन उनका एग्रीमेंट हो रखा है आई थिंक यूएस से, वो सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनको। और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज वहाँ पे अप्रैल से ही स्टार्ट हो गई थी, अप्रैल 2022 से वहाँ पे चल रही है। अमेरिका के साथ पोलैंड की जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही हैं। तो ना कुछ एनालिस्ट ये कह रहे थे कि अब तो ये पोलैंड को इंटरवीन करवा देंगे, कि भाई पोलैंड ना सिंगल हैंडेडली इंटरवीन कर रहा है रशिया के साथ यूक्रेन वॉर में, और जैसे ही पोलैंड के लोग मरेंगे ना ठीक ठाक क्वांटिटी में, तो ये फिर आर्टिकल 5 चिल्लाएंगे। तो नेटो का आर्टिकल 5 है वो, उसमें ये लिखा हुआ है कि
जो दूसरे नेटो कंट्रीज़ हैं उनको इंटरवीन करना पड़ेगा। एक नेटो पे हमला, सब पे हमला। हाँ, एक पे हमला सब पे हमला। तो ये एक तरह से नेटो को अंदर लाने का एक तरह से बहाना बनाया जा रहा है, और काफ़ी लोग डर रहे हैं इससे कि भाई ये तो गलत स्टेप हो सकता है, वर्ल्ड वॉर हो सकती है। ये बार बार वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं। एक जो फैक्शन है, न्यू कॉन फैक्शन है यूएस की, वो दे आर टेकिंग द वर्ल्ड क्लोजर टू द वर्ल्ड वॉर। और सर्बिया, कोसोवो, ये तो सिर्फ बहाना है उनके लिए एक नई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का, सो दैट दे कैन सेल वेपन्स टू समवन। तो इससे हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यूरोप का फ्यूचर है वो अंधकार में होने वाला है, और वो एक ऐसी लाइट के नीचे खड़े हुए हैं यूरोप वाले जिसका स्विच का जो कंट्रोल है वो यूएस के पास है। तो यूएस कितने दिन तक उस लाइट को जलाता है? एक्चुअली उसने जो एक सपोर्टिव वो था, बैटरी थी, जो नॉर्ड स्ट्रीम थे, उसको तो तोड़ ही दिया है। तो अभी कितने दिन तक इन पे अपनी कृपा बनाए रखता है वो देखने वाली बात है। बाकी देखते रहिए, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।